नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम DSSB के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनकी श्रृंखला जो है शुरू कर रखी है। हमने 6-7 पेपर पहले कर लिए हैं और इनके अंदर जो भी इंडिया जीके के क्वेश्चन आते हैं, जो टीचिंग वैकेंसी वाले हैं उनमें 20 प्रश्न आते हैं, बाकी में 30 से 40 प्रश्न जो है वो इंडिया जीके और मिक्स साइंस जो है वो आते हैं। तो ये प्रश्न जो हमने करने का प्रयास किया और ये प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर में आपको ये पता चलेगा कि जो DSSB है वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से कंटिन्यूसली क्वेश्चन जो है पूछती है हर बार। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हर बार आए हैं और एक एक प्रश्न नहीं बल्कि कई कई प्रश्न आए। जैसे एक तो खेल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, दूसरा आते हैं आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय संगीत वादक जो हैं उनसे जो है बहुत सारे प्रश्न जो है हर रोज हर साल जो है वो आते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर वहां से पूछे जाते हैं। और भी किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले किस प्रकार पूछा गया था, यानी कंटिन्यूसली जो है उसी टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सारे के सारे जितने भी हैं, आज से पहले भी 4-5 टेस्ट लगा चुके हम, उनको भी आप जरूर देखें। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर के DSSB प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न आपका पहला स्क्रीन के ऊपर है और प्रश्न देख पा रहे हैं कि आप इसमें पूछा गया है भारत की कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि भारत का जो कुचिपुड़ी जो है एक नृत्य है और इस नृत्य की उत्पत्ति जो है वो किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा। तो कहां से हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए, यहां से आपका जो है ये प्रश्न आपका यहां से पूछा गया है नृत्य से। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य जो है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जो है ये जरूर टॉपिक करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से है। इसी प्रकार एक और है जिसका नाम है यक्षगान। ये जो यक्षगान नृत्य है, ये यक्षगान जो है वो कहाँ का है? तो ये यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी के जो है ट्रिक वाइज मैंने जो है एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर के आप उनको देख सकते हैं। दूसरा है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है वो कहां पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहां स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है या महाराष्ट्र में है? तो देखिए, आपके जितने भी महल और मकबरे जो होते हैं, ठीक है, महल और मकबरे हैं, वो प्रश्न आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, और ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसके बारे में जान लेते हैं, बीबी का मकबरा असल में है क्या। कि इतिहासकारों के अनुसार जो है ये मकबरा किसने बनाया था? तो आजम शाह ने बनाया था। किसने? आजम शाह ने बनवाया है। ठीक है, और ये जो है दिलरस बानो बेगम जो उनकी थी, दिलरस बानो बेगम, उन बेगम की याद में जो है ये इन्होंने बनवाया। ठीक है, और इन्हें दूसरा जो है राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह ताजमहल की आकृति का है। अब देखिए, प्रश्न यहां से ये आ सकता है कि ताजमहल की आकृति का दूसरा किला कौन सा है? तो बीबी का मकबरा जो है वो ताजमहल की आकृति का ही एक जो है वो भवन है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और ये अकबर से लेकर के जो लास्ट तक जो है शाहजहां के जो काल की जो खासियत है, वो सारी की सारी खासियत जो है इसके अंदर इसमें जो है वो समाहित है, इसमें डाली हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो भुंगल किस प्रकार का संगीत है? भुंगल, भुंगल संगीत है वो किस प्रकार का संगीत है? यानी कि ये भुंगल जो वाद्य यंत्र है एक प्रकार का, तो किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? पवन उपकरण है, स्ट्रिंग उपकरण है, ठोस उपकरण है या ताल वाद्य उपकरण है? यानी कि ये जो किस किस तरीके से बजाया जाता है ये, तो ये जो भुंगल जो है वो एक प्रकार का क्या है? पवन उपकरण है। तो देखिए, ये जो आपके वाद्य यंत्र से या जो शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य वहां से ये दूसरा प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये पवन उपकरण है। आपको चित्र में दिखा देता हूं किस प्रकार का है। आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये जो है भुंगल जो बजा रहा है और ये इस प्रकार की लंबी छड़नुमा जो है ये आकृति होती है और इसके अंदर जो है हवा से यानी कि फूंक से जो है इसको बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र सही है? यानी कि निम्न में से कौन से सही है? यानी कि एक तरफ तो दे रखे हैं कि जो बजाने वाले हैं वादक हैं वो, और दूसरी तरफ उनका जो है वो यंत्र जो है वो दे रखा है। तो देखिए, IL सुब्रमण्यम जो है वो वायलिन के हैं, उस्ताद अमजद अली खान तबला, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। तो देखिए, इनमें जो है उस्ताद अमजद अली खान जो है ये क्या है? ये तबला वादक नहीं बल्कि क्या है? ये सरोद वादक है। ये क्या है? ये सरोद वादक है, इसलिए ये तो गलत है आपका। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा दोनों सही है। IL सुब्रमण्यम जो है ये वायलिन बजाते हैं, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला और तीसरा प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीकों में से एक है। देखिए जो है राष्ट्रीय आय गिनते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो उसमें जो है निम्न में से कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो है वो जीडीपी, एक तो है जीएनपी होता है, ठीक है, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, और जो है एक होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये आपका जीडीपी जो होता है, यानी कि इसमें डेवलप पी से क्या प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन, ठीक है। तो ये जो है आपकी राष्ट्रीय आय भारत में निकालते हैं, वो किस विधि से निकालते हैं, तो वो उत्पाद विधि से निकालते हैं। राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए उत्पाद विधि का सहारा लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जीडीपी जो होती है, जीडीपी की कैलकुलेशन करना है, जीडीपी की गणना आपने करनी है यानी भारत में, तो फिर उसमें जो है किस वर्ष की कीमत जो होती है, किस वर्ष की जो कीमतें होती है उनका प्रयोग किया जाता है। आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष, केवल एक, केवल दो, दोनों ही, या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपको जैसे जीडीपी आपको कैलकुलेट करनी है 2023-24 की, ठीक है। तो आप जो इसमें 2023-24 जो है आधार वर्ष है, इसी की जो है आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि आधार वर्ष जो होता है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति साधन नहीं है। यहां पूछा है मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, चल निधि समायोजन सुविधा, आरक्षित जमा अनुपात। तो देखिए यहां पर जो है वो आरक्षित जमा अनुपात जो है ये एक क्या है, ये एक मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, बल्कि एक नीति के अंतर्गत एक आने वाला एक प्रोसेस है, साधन नहीं है। तो देखिए इसके बारे में देखिए जाने तो सही बात यह है कि इसमें जो है वो 2 नंबर वाला है, यानी कि जो है साधन नहीं है तो 2 वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए एक चीज देखिए कि चल निधि समायोजन सुविधा होती क्या है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ और एलएएफ, यानी जिसको एलएएफ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है, आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली एक सुविधा है, और यह मौद्रिक नीति क्रियान्वयन के प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रमुख टूल है। ये प्रमुख टूल है, यानी कि एक प्रकार का टूल कहें आप हिंदी में इसको कह सकते हैं, ये एक साधन है। जो एलएएफ है ये क्या है, एक प्रकार का साधन है, जबकि क्या है आरक्षित जमा अनुपात जो है बैंकों का एक प्रकार का जो उनकी जो पूंजी होती है, कुल जो पूंजी होती है, एक पूंजी का निश्चित भाग जो है वो क्या है आरक्षित रहता है, रिजर्व रहता है आरबीआई के पास, जिसको हम क्या कहते हैं आरक्षित जमा अनुपात, ठीक है। तो इसमें जो है साधन की बात आई थी, साधन कौन सा नहीं है, तो केवल 2 जो है ये क्या है साधन नहीं है। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा केवल 2 जो है वो साधन नहीं है, बल्कि चल निधि समायोजन सुविधा क्या है साधन है। प्रश्न संख्या 8 है, योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना का सामान्य लक्ष्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में शुरू हुई थी, और लास्ट जो है वो 2017 में थी। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो क्या थी, वो अंतिम योजना थी। अब इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है, विकास, इक्विटी, आधुनिकीकरण, शहरीकरण। तो यहां पूछा आपसे है कि निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो विकास करना बिल्कुल है, इक्विटी है बिल्कुल, आधुनिकीकरण है, लेकिन शहरीकरण जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आगे देखें अगला प्रश्न, दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। माफ कीजिएगा, दही में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए दही जो होता है, दही कहीं या फिर दूध के जितने प्रोडक्ट हैं, दूध के जो उत्पाद होते हैं और उनके अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है। यानी दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है, कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो वो आपका लैक्टिक एसिड का होना होता है। यानी दूध किस कारण फटता है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण ही फटता है, जो कि दही के रूप में होता है। यानी दही जमने में जो है वो लैक्टिक एसिड काम आता है। अगला प्रश्न है, कीटाणुओं से लड़ता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि निम्न में से कौन सा है, ऐसा कौन सा पार्ट है, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं आरसीबी, व्हाइट सफेद रक्त कोशिकाएं जिनको कहते हैं डब्ल्यूबीसी,
व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन जिसको एचबी कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा ऐसा है? तो देखिए जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर में कीटाणुओं से लड़ती है और उसको शरीर में कीटाणुओं को प्रवेश होने से रोकती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय है? यानी यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, अमीबा और पैरामीशियम। इनमें से एक कोशिकीय यानी एक कोशिका वाले जीव कौन से हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि अमीबा भी जो है वो एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी जो है वो एक कोशिकीय ही जीव है। यानी कि एक और दो दोनों है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों ही क्या है? ये आपके एक कोशिकीय जीव है। तो ये कोशिका वाले टॉपिक से भी जो है डीएसएसबी के अंदर प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑर्गन, मोनोएटॉमिक और हाइड्रोजन डायटोमिक। तो देखिए मोनोएटॉमिक क्या होता है, डायोटोमिक क्या होता है? मोनोएटॉमिक होता है जिसका क्या है, जो परमाणु की संख्या होती है वो परमाणु संख्या जो है वो एकल होती है। यानी परमाणु जो है जिसमें एकल परमाणु होता है वो होता है आपका मोनोएटॉमिक। और जो डायोमेटिक होता है जिसमें जो है वो एक से अधिक जो है बहु परमाणु यानी एक से अधिक जो है परमाणु होते हैं वो क्या होता है? डायोमेटिक होता है। तो देखिए ऑर्गन जो है वो किस प्रकार का तत्व है? तो वो परमाणु एकल परमाणु वाला है। और हाइड्रोजन H2 ये यानी कि ये क्या है? डबल परमाणु वाला है। तो ये दोनों ही आपके क्या है? सही है। यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि निम्न में से जोड़ी सही है। तो ऑर्गन बिल्कुल मोनोएटॉमिक है और हाइड्रोजन जो वो डायोमेटिक है। ठीक है, तो ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सही है? गतिज और ऊष्मा ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिक और ऊष्मा ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, संभावित ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के लिए सभी बिंदुओं पर स्थिर है। तो देखिए क्या होता है इसमें, आपसे सही पूछा कौन सा सही है। तो देखिए गतिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, गतिज और ऊष्मा है जो ये कथन पहला जो है गलत है। लेकिन जो है संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के लिए सभी बिंदु पर स्थिर होती है। तो ये आपका सही है। यानी कि इसमें अगर देखें तो कथन दो जो है वो केवल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन दो जो है वो आपके लिए सही है, राइट है। अगला देखो 14 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है ये। और ये इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? एशिया। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे अगर छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो कौन सा है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है? सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और अगर एशिया ऑप्शन में ना हो तो दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अफ्रीका आता है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। अब सबसे ऊपरी परत का कौन सा? कि ये एक तो जो पृथ्वी के ऊपर है वो, या एक फिर पृथ्वी से सबसे दूर है। यानी ऊपरी परत कहने का अर्थ क्या है कि जो सबसे बाहरी परत है वो कौन सी है? सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, थर्मोस्फियर, समताप मंडल या एक्सोस्फियर। तो देखिए जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल ये सारे नीचे होते हैं। लेकिन सबसे बाहरी जो है एक्सोस्फियर है। यहां पर अंग्रेजी वाला नाम दे दिया, जबकि इसका हिंदी में अगर करें तो इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये बाह्य मंडल जो है वो क्या है? ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होता है। अगला देखें, बाजरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो देखिए इसमें जो है कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी पर उगाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है ये बात। बाजरा एक कठोर फसल है जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल वर्षा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो दोनों जो कथन है, दोनों ही कथन जो इसके लिए सही है। और डीएसएसबी ने ये माना ऑप्शन सी। अगले, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर धात्विक खनिज है? गैर धात्विक खनिज, या आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन अधातु है? यानी जो धातु नहीं है, अधातु कौन कौन है? चूना पत्थर और अब्रक। तो चूना पत्थर बिल्कुल धातु नहीं है, अधातु है। और अब्रक भी क्या है? अधातु है। यानी कि आपके एक और दो दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके अधातु हो जाएंगे। यानी कि दोनों ही अधात्विक है, यानी गैर धात्विक खनिज हैं। तो ये खनिज वाले टॉपिक से भी आपका जो है वो प्रश्न जो है यहां से पूछा गया है विज्ञान के माध्यम से। लेकिन विज्ञान में आप देखिए ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, कम ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
अगले, हड़प्पा वासियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा वासियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने पत्थर से मुहरें बनाई, बिल्कुल बनाई। उन्होंने सुनहरे डिजाइन के साथ टाइलें बनाई, तो ये नहीं, डिजाइन के साथ टाइलों का कहीं जिक्र नहीं आता। तो आपका ऑप्शन ए जो है, पहला जो कथन है वो सही है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा केवल एक जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए एक नंबर आपको फ्री का, बिल्कुल सभी को जो है ये नंबर फ्री का मिल रहा है, क्योंकि ये चारों क्या है, वेद हैं। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा गया है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस राजवंश के अधीन दिल्ली पहली बार राज्य की राजधानी बनी? यानी दिल्ली जो राजधानी बनी थी वो सबसे पहले किस राजवंश की बनी थी? राजपूत, खिलजी, तुगलक या सैयद? तो देखिए ये जो है सबसे पहले दिल्ली जो राजधानी बनी थी तो वो राजपूत राज्यों की राजधानी बनी थी, राजपूत शासकों की। और जिसमें राजपूत कौन? तो ये तोमर वंश की राजधानी सबसे पहले दिल्ली बनी थी, यानी दिल्ली सबसे पहले तोमर वंश की राजधानी बनी। देखिए तोमर राजपूतों के अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी। तोमर जो राजपूत है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी पर अनंगपाल को इसका संस्थापक माना जाता है, और 12वीं शताब्दी के मध्य चौहानों ने उन्हें पराजित कर दिया, और यहां पर जो है वो पृथ्वीराज चौहान का जो है वो शासन भी रहा है। पृथ्वीराज चौहान का शासक दिल्ली पर रहा है, ठीक है। उसी समय जो है वो इसके 2 युद्ध हुए, और तराइन के युद्ध, उसके बाद में जो है शासन गया था इनका। दिल्ली के लोह स्तंभ पर अनंगपाल का नाम अंकित है। दिल्ली का जो लोह स्तंभ है उसके ऊपर अनंगपाल का नाम भी अंकित है, यानी कि दिल्ली जो समय राजधानी रही है। तो ये प्रश्न थे हमारे आज की इस वीडियो में, और ये जो पेपर है ये डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, और ये जो स्टोर कीपर का एग्जाम हुआ था, स्टोर कीपर का ये पेपर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और यहां से आपको टॉपिक जो है उनका अनुमान हो गया होगा कि ये कौन कौन से टॉपिक यहां पर पूछे गए हैं। बाकी भी आप चैनल के ऊपर जाके लगा सकते हैं। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के जो है वो अगले टेस्ट जो है वो टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो है आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए समर्पण एजुकेशन के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।